हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। आज उसकी क्लास हम 12 देखेंगे। इसमें करेंगे हम प्रकरण 4 में जो फुटकल रचनाएं आती हैं उनको आज देखेंगे, और फुटकल रचनाओं में अमीर खुसरो को हम डिटेल में समझेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीए नेट, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सभी के लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल आपको हैंड रिटन से करवा रही हूँ, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 12। इसमें हम प्रकरण 4 करेंगे, जिसमें फुटकल रचनाएं आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उनके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। तो अमीर खुसरो और विद्यापति को हम डिटेल में जानेंगे। इनके पहले की कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है, उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण की बीच की कही सुनी जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की और किसी का ध्यान ही नहीं था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी एग्जाम में पूछी गई है, तो आगे भी पूछी जा सकती है। तो ये हमें याद रखनी है कि ये किसने कहा है। जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो ये कोटेशन रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हमें खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। तो विद्यापति की ये पदावली है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। तो आगे देखते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। तो अमीर खुसरो पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचनाएं लिखनी शुरू की। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठानों बादशाहों का जमाना देखा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर खुसरो ने किन किन बादशाहों के टाइम पर रचनाएं लिखी। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के एक नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। आगे देखते हैं, जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो की तुकबंदी, दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ ये सब प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं।
आगे देखते हैं। अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था, अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। आगे देखते हैं। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियां, मुकरियां और दो सुखनों में ही मिलती है। कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल में पहेलियां, मुकरियां और दो सुखनों में मिलती है, और साथ साथ इसमें ब्रज भाषा की भी झलक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं। इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तम्बाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ है। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, तो तम्बाकू का जो प्रचार है हिंदुस्तान में जहांगीर के समय पर हुआ था। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसे तम्बाकू का एक नाम ही सुरती या सूरती पड़ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घमुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिस कर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर उसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घरी यानी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चल्या समाइया, उन्नई आई के स्थान पर उन्मीवी आई या झुक गई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय ईठ, वशिष्ठ आदि ईठ, इष्ट, ईठ, ईठ हो गए थे। अगला हमारा पॉइंट है, अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कबीर की उपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक रहता था। तो फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, यह एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मों उपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो फ्रेंड्स, जो ये कोटेशन है एग्जामिनर असर्शन रीजन में इसे पूछ सकता है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था और कबीर एक धर्मोपदेशक थे, तो ये भी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए गए हैं जो ये इम्पोर्टेंट हैं, एग्जामिनर इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला देखते हैं, एक थाल मोती से भरा सिर पर सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। तो इसका उत्तर होगा आकाश। अगली देखते हैं, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका होगा दिया और बाती। नेक्स्ट है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो इसका आंसर होगा उत्तर पायजामा। फोर्थ है, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो
सूझेगा? इसका है उत्तर दर्पण। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनर ये पहेली देकर भी पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, या सीधे भी पूछ सकता है कि ये लाइनें या ये पंक्ति किसकी हैं। तो ये भी हमें याद रखनी है। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इसके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप में देखिए। तो पहले ऊपर हमने खड़ी बोली में देखा, अब ब्रजभाषा के रूप में देखते हैं। चूक भई वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी। नेक्स्ट देखते हैं, चाम मास वाक्य नहीं, नेक हाड 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 में वाक्य छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वाम्य जीव बसत है कैसे। तो ये फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कि ये अमीर खुसरो जी की हैं। आगे देखते हैं, दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। तो पहला देखते हैं, उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पान पाप की खान। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दाऊ भये एक रंग। तो फ्रेंड्स, आगे ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन बही चहु देश। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये दोहा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये खुसरो जी जब उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का देहांत हो जाता है, तब उनकी मृत्यु पर ये दोहा वो कहते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि ये दोहा कब कहा गया था। तो उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये अमीर खुसरो जी ने कहा था। अगला है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी मोरी माल, सुनी सेज डरावनी लागे, बिरहा अग्नि मोही डस डस जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जरजरी बख्श पीर, जोई जोई ध्याए, तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जे हाले मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, की ताबे हिजरा न दारम ए जा, न लेहू काहे लगाए छतिया, सबाने हिजरा दराज चू जुल्फ, व रोजे बसलत चू उमर कोत है, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें ये ध्यान में रखना है कि ये अमीर खुसरो जी की पंक्तियां हैं और पहेलियां और मुकरियां हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में अमीर खुसरो जी को डिस्कस किया है। ये अमीर खुसरो को शुक्ल जी फुटकल रचनाओं में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्यापति जी को डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।